स्वागत है दोस्तों रॉय कंपटीशन क्लास में। आज हम सेकेंड पार्ट ला रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले जो पार्ट हम देखे थे वो कंपनी का शासन देखे थे 1773 से 1858 तक का। अब हम ताज का शासन देखेंगे, क्राउन का शासन, जो 1858 से शुरू होती है और 1947 तक चलती है, भारतीय स्वतंत्र होने तक। इसमें पहला शासन जो आया था ताज का वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1858 के नाम से भी कई बुकों में आपको मिल जाएगा, जिसे यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना, जिसे इंग्लिश में द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। इस कानून का महत्वपूर्ण जो था निर्माण वो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरी क्षेत्रों एवं राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम का विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला जो है वो इसके तहत भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। इस एक्ट में जो 1784 में पिट्स इंडिया जो एक्ट आया था, लागू किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली, उसको भी 1858 एक्ट में समाप्त कर दिया गया। 57 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो घपुचक्कू है, देख रहे हैं, मुंह कैसन लग रहा है, लॉर्ड कैनिंग का 1857 का पहले वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। मुंह कैसे चुहार जैसा लग रहा है, देखिए तो दोस्तों। इसी तरह से ये जो है वह वाइसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। तीसरा में देखते हैं, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। चौथा में देखते हैं दोस्तों, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य का गठन किया गया, जो सलाहकार परिषद थी, जिसमें से 8 जो सदस्य थे वो आपको ब्रिटिश, 8 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद द्वारा था और 7 जो था वो कंपनी के द्वारा था। गवर्नर जनरल भारत में, फिर भारत सचिव ब्रिटेन में, फिर क्या हुआ, ब्रिटिश
ब्रिटिश जो क्राउन थी महारानी विक्टोरिया उसके अधीन हुआ 1858 में। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उस पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो कानून व्यवस्था का शिकंजा जो कसा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो था वो SOS लॉर्ड स्टेनरी उसकी अध्यक्षता में फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया चुना गया, जिसका एक ही व्यक्ति 2 पोस्ट पे थे, एक GGII पे और दूसरा वाइस रॉय पे। परिषद के अध्यक्ष भारत के सचिव को बनाया गया। परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत के सचिव को बनाया गया। 5वां में इस कानून के तहत भारतीय सचिव परिषद का गठन किया गया, जो निगमित निकाय थी, जिसे भारतीय और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मिशनरी सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित प्रशासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को देखेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो एक विधिवेता का पद था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए थे। इसका जो विशेषता है जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1862 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी: क्रिया में भारत प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उल्टा दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधेयक की विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल
उत्तर पश्चिमी सीमा सीमांत पश्चिम में क्रमशः 1862, 66 और 1800। दोस्तों यहाँ पे 1897 है, जो कि 87 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 1897 नहीं होना चाहिए। $1887 होना चाहिए में विधान परिषद का गठन हुआ। 4, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद एक सदस्यीय एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह थी। 1861 का भारत शासन अधिनियम, जिसे विकेंद्रीयकरण मुंबई और मद्रास का हुआ, जो क्राउन का प्रतिनिधित्व वायसराय लॉर्ड कैनिंग किया। जो भारत सचिव था वो भारत परिषद का था, जो 15 सदस्य थे। 15 सदस्य में 8 सदस्य आपका ब्रिटिश के थे और 7 जो थे वो आपको कंपनी का था। प्रांतीय विधान परिषदों का निर्माण बंगाल 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 में, और पंजाब जो ऊपर हम देखें कि कुछ गड़बड़ है था, वो 1887 में हुआ था। विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता और वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ये मेन विशेषता था 1861 में। अब देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला जो था, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी या सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तीसरा में देखें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, और पहला इसमें देखेंगे, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों में प्रावधान। के अलावा प्रांतीय विधान परिषद में परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति थी। ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि
चुनाव शब्द का अधिनियम प्रयोग नहीं हुआ था। इससे निश्चित निकायों के सिफारिश पर की जाने वाली नामांकनों की प्रक्रिया कहा गया। देखिए 2 नमूना है मार्ले और मिंटो, जो 1909 में ये आया था सुधार लेके, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहा जाता है, जो हम आगे चल कर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें।